वेलकम टू दिस वेरी एक्सक्लूसिव ऑक्शन। और ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, भारत के संविधान की ओरिजिनल कॉपी, उन 1000 कॉपियों में से एक जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स के लिए स्पेशली तैयार किया गया था। अ वेरी रेयर एंड ट्रूली अ कलेक्टर्स आइटम व्हिच वाज मेंट फॉर दोज जिन्होंने 3 साल रात दिन एक करके इस किताब को मुकम्मल किया था। पेश करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि प्रतीक है हमारे मुल्क का। पर कभी सोचा है आपने कि ये मुल्क आखिर होता क्या है? समाजशास्त्री कहते हैं कि एक ही नस्ल, धर्म, जबान, परचम और हुक्म को मानने वाले बाशिंदों के समूह से बनता है एक मुल्क, एक देश। मगर हिंदुस्तान जैसे बहुत सी भाषाओं, धर्मों और तमाम जातियों प्रजातियों वाले सब कॉन्टिनेंट को किसी तंग नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। और ऐसे मुल्क, ऐसे समाज में पुरानी रीतियों को तोड़कर सबको साथ लेकर आगे चलने के लिए किसी पुराने कानून से भी काम नहीं चल सकता है। इसीलिए हमारे पुरखों ने बनाया था हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन। ये आइन ही तो वो आईना है जिसमें देख कर ही हम खुद को पहचान पाते हैं और संवार भी सकते हैं। आज से मैं आपको इस जादुई आईने के अंदर के संसार की सैर पर ले जाऊंगी। ये कैसे बना, कब बना, किस किसने बनाया और क्यों बनाया। तो चलिए चलते हैं वहां जहां कहानी शुरू हुई थी, हमारे संविधान की। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले आप भी तो ठीक से देख लीजिए उस मुकद्दस किताब को जिसकी बात हम कर रहे हैं। शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार श्री नंदलाल बोस की रहनुमाई में कई कलाकारों ने भारत के इतिहास, पुराण और लोक कथाओं की छवियों से इस ग्रंथ को सजाया था। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जैसे खुशखत कातिबों ने इसे अपने कलम से निखारा था। मगर यह काम मुश्किल होते हुए भी बहुत आसान था उस काम के मुकाबले जो इस संविधान की कल्पना कर इसे लिखित रूप देने वालों ने संविधान सभा में पूरे 3 साल लगाकर किया था। क्योंकि वह कल्पना केवल एक किताब की नहीं थी, वह तसव्वुर था एक नए मुल्क का, एक नए समाज का, एक ऐसी नई संस्कृति का जो इससे पहले इस संसार में कभी देखी नहीं गई थी। दिसंबर 1946 में जिस इमारत की तामीर शुरू की गई थी, असल में उसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। 1857 की क्रांति के दौरान बागी सिपाहियों ने भी हिंदुस्तान का एक अपना संविधान बनाने की कोशिश की थी। उनका विद्रोह तो जल्दी ही दबा दिया गया, मगर आजाद देश का एक अपना आइन बनाने का सपना न दबा था न हारा था। और जैसे जैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की आवाज तेज हुई, तो अपना संविधान बनाने की मांग भी और तीव्र होती गई। My mentor Gopal Krishna Gokhale presented to the British government a note on the Constitution in 1914, and the British said, yes, we will accept it after the war. But now they want to make a constitution for us. But you know, a constitution for India should be and can be framed only by Indians. Now it works. What will you do with the spinning wheel, Mr. Gandhi? This is my secret weapon to drive the English rulers away so that we will have the power to make our own constitution. अब गांधी जी की सरपरस्ती में इतिहास ने दोबारा हमें एक नए भारत को गढ़ने का मौका दिया था। कांग्रेस नेता और आला वकील पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की जिसे नेहरू रिपोर्ट या स्वराज संविधान के नाम से भी जाना गया। और उनके बाद जब उनका बेटा जवाहर कांग्रेस का सदर बना, तो उस युवा नेता ने हिंदुस्तान के अपने संविधान के सपने को और शदीद तरह से सबके सामने रखा। आजादी दी नहीं जाती, स्वतंत्रता किसी कानून के नुक्ते को बदलकर नहीं मिला करती। इस तरह तो नए निजाम के नाम पर अंग्रेजों की पुरानी गुलामी को और मजबूत किया जाएगा। सच्ची आजादी तब मिलेगी जब हम अपनी चुनी हुई संविधान सभा के जरिए खुद अपने देश का संविधान सोचेंगे, अपना आईन तय करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। जवाब में अंग्रेजों ने सन 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। ये एक्ट भारतीयों की उम्मीदों से न सिर्फ बहुत कम और अलग था, बल्कि इसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान दूरियां और बढ़ने लगीं। इस बीच दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1945 में डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू ने सभी पार्टियों से मशवरा करके एक सांझे संविधान का खाका बनाने की कोशिश की। उधर वर्ल्ड वॉर 2 की मार और इधर आजाद हिंद फौज और भारत छोड़ो आंदोलन के चलते अंग्रेजों का भारत पर अनंत काल तक राज करने का इरादा नेस्तनाबूद हो चुका था। विंस्टन चर्चिल युद्ध तो जीते, मगर बेचारे चुनाव हार गए। और बर्तानिया के नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कहा कि भारत के लिए नया संविधान बनाने और मुसलमानों को अलग अधिकार देने की मुस्लिम लीग की मांग पर काम फौरन शुरू किया जाएगा। इसी के मद्देनजर पहली बार हिज मैजेस्टी की सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री एक साथ भारत भेजे गए और ये कहलाया कैबिनेट मिशन। Believe me, India will be a much better place after you have left us to ourselves. That's precisely what we ought to do, Mr. Gandhi. Our only fear is where it's possible to minimize the violence and the bloodshed which is predicted in the subcontinent when it breaks into Hindustan, Pakistan and Princethan. Then don't break India.
But what about Mr. Jinnah's Pakistan? Why will you listen to my brother Jinnah if you are not ready to listen to others? And why do you presume that Jinnah will not see sense when you meet him in Shimla? I do wish our hopes come true when we meet in Simla, but it is important that you're also present there. What will I do there? I'm neither a member of the Congress nor of the Muslim League or of the other outfits that you have invited there. But still, we will need your wise counsel in Simla when discussions are held about an interim government and a new constitution for India. लाट साहब यानी वाइस रॉय की शिमला कोठी में बैठक लग रही थी और वहां भारत भर की अहम सियासी हस्तियां जमा हो रही थीं। कांग्रेस की तरफ से आए थे उनके अध्यक्ष मौलाना आज़ाद, साथ में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और खान अब्दुल गफार खान। मुस्लिम लीग की तरफ से थे मिस्टर जिन्ना, जिनके साथ थे लियाकत अली खान, सरदार निश्तर और नवाब इस्माइल खान। फिर सिख, पारसी, ईसाइयों और दलितों के नुमाइंदे भी थे। उधर पूरे मुल्क में फैले सैकड़ों रजवाड़ों की तरफ से वहां मौजूद थे भोपाल के नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला, जो उन दिनों चेंबर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर थे। Friends, the winds of change have swept the old order all over the world, ever since this bloody war has started. And our new Labour government of Britain is of the opinion that the time has come for Indians to decide how they are going to govern themselves. And the purpose of this meeting is to have discussions with all of you. The representatives of British India and the Indian states is to secure a way of framing the constitution of a free India. जिन्ना साहब को ये बात नागवार गुजर रही थी कि जिसे वो महज हिंदुओं की पार्टी मानते थे, उस कांग्रेस के आधे नुमाइंदे मुसलमान थे और उनकी रहनुमाई भी एक मुसलमान ही कर रहा था। शिमला की ठंडी आबो हवा का ऐसे माहौल में गर्म हो जाना लाजमी था। मैं और मेरे साथी इस वक्त यहाँ पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी की पेशकश लिए मौजूद हैं। बाकी मसाइल दोयम है जो हम बाद में भी तय कर सकते हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो जमा होगी एक आज़ाद हिंदुस्तान के ख्वाब की ताबीर करने के लिए। My colleagues and I stand here for the independence of the whole of India. Other matters are subsidiary to this and can be discussed and decided in the Constituent Assembly, which will make a blueprint for an India of our dreams. Dreams that may turn into nightmares for the Muslims of this country if we allow the Congress to have its way. That's why it's imperative that we Muslims of India have our own group of states that may decide its own constitution. What are the groupings you have in mind, Mr. Jinnah? All the Muslim majority states like Sindh, Punjab, Balochistan, and Northwest Frontier Province will form the first group, and the states of Assam and Bengal will be in the second group. Mr. Jinnah, if, as you suggest, these groups separate from the body of India, then pray tell us, what is left for the Constituent Assembly to make laws for? The rest of India in the center and the south? And what happens to the princely states? Well, they can have their own constituent assemblies. This is not acceptable to us. We are here to discuss the fate of a united India, not to break India into pieces. And if this is the purpose of this mission, I'm afraid we have no business being here. In that case, I'll be forced to adjourn the meeting. जिन्ना साहब चाहते थे कि हिंदुस्तान के पूर्व में असम और बंगाल और पश्चिम में 4 मुस्लिम बहुल सूबों के लिए एक अलग संविधान सभा बने और बाकी के भारत के लिए दूसरी संविधान सभा, और राजे रजवाड़े खुद अपने आप तय करें कि उन्हें किसी के साथ जाना है या खुद मुख्तार रहना है। जाहिर है कांग्रेस के नेताओं को ये अनेक संविधानों की सूरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। कल कुछ लोगों ने ग्रुपिंग्स के लिए एक तजवीज़ पेश की थी जो हमारे मुल्क को मजहब व मिल्लत की बिना पर बांटने की एक पेशकश है। हम ऐसी किसी भी तरह की पेशकश के सख्त खिलाफ हैं। हिंदुस्तान एक मुल्क है, आप सुन रहे हैं लियाकत अली खान साहब, हिंदुस्तान एक मुल्क है और एक ही असेंबली इसका आइन बना सकती है जिसमें तमाम सूबों, इलाकों, मजहबों और फिरकों के चुने हुए मेंबरान और राजे रजवाड़ों के भेजे हुए नुमाइंदे भी शामिल होंगे। References were made yesterday to groups of provinces arranged on communal lines. We are totally against any machinery to run any such groupings. India is one nation and it needs its constitution to be made by one assembly, which has elected representatives of the states, region, religion, and the nominated representatives of all the princely states as well. This is what I call the tyranny of numbers. Everyone knows here that such an assembly will have a brute majority of caste Hindus and their party, the Congress. And in the game of numbers, minority Muslims will have no say left. That's why we need 2 assemblies, so that Muslims can frame their own laws. मगर मेरे भाई जिन्ना, क्या आज तक हमारे पास हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग आइन थे? नहीं थे ना? तो फिर यकबयक आज इन 2 कानूनों की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्यों? I trust the British sense of fair play. But with the Hindus ruling India through their Congress, Muslims need a special constitutional protection.
I have gone through the length and breadth of India, and I know how vulnerable Muslims are feeling today. And as their sole representative here, it is my duty to... ये आपसे किसने कह दिया कि मुसलमानों के अकेले नुमाइंदे आप ही हैं? अरे भाई, मुसलमान तो हम भी हैं, क्यों मौलाना? Well, I do not need to establish my credentials here. Because the Muslims of this country know who stands here for their rights and who here is a paid quisling Muslim masquerading as their representative. I take strong objection to such a remark being made about my esteemed colleague. Mr. Jinnah, if I've got you right, you need these groupings because of the communal mistrust that exists in this country. That's perfectly right, Sir Stafford. Muslims cannot be a part of a constituent assembly which will be dominated by caste Hindus. May we deal with first things first, please? Which is to dispose of the problem of the Indo-British relationship. For that, we need to make our own constitution for a free India. The communal problem can be dealt with later. Later? Later, there'll be no Muslims left alive in India if Congress is given its way. And that is unacceptable to me. If Mr. Nehru doesn't like the idea of groupings of states within the same India, then it will be better to have two Indias. One for Hindus and another for Muslims. Hindustan and Pakistan. And a Princestan, the federation of the princely states. This is ridiculous. It clearly indicates the reality behind the groupings proposal Mr. Jinnah is making. I will not be a party to this balkanization of India. No. India is one and will remain one country. कड़वा सच ये था कि अंग्रेज हिंदुस्तान में अपनी घटती हुई फौजी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे और वो चाहते ही नहीं थे कि सांप्रदायिक आग को फैलने से रोका जाए। पर हाँ, जाने से पहले सत्ता वो सौंपना चाहते थे एक ढीले से राष्ट्रसंघ के हाथ, जिसकी लगाम हो सके तो उनके ही हाथों में रहे। इन्हीं सब बातों को लेकर 16 मई 1946 को एक समझौते का मसौदा बनाया गया। United Dominion of India will be given independence as and when the appropriate time comes. In the meanwhile, two constituent assemblies will frame the constitution. One for the Muslim majority provinces, which will be grouped Balochistan, Sindh, Punjab, and Northwest Frontier Province as the first, and Bengal and Assam as the second group. The Hindu majority provinces in the central and southern India will form another group and make their own constitution. But the central government will be empowered to run foreign affairs, defense, and communications, while the residual powers and the responsibility will belong to the provinces, coordinated by their group. How can you have two assemblies for one nation? Are you suggesting that there will be Hindu constitution and Muslim constitution? And which constitution will be applicable to the central government? But sir, Assam is not a Muslim majority province, then why? Gentlemen, please, these are only recommendations which have yet to be accepted by the two main parties, that is the Indian National Congress and the Muslim League, whose working committees are going into details of this plan, and there is no need for us to add anything more at this moment. Thank you. But Nehru is adamant he won't agree to such a proposal. I'm ready to sit together with Jawaharlal, for whom I have great regard, to convince him of the value of these groupings, since he has no desire that the British stay back in India any longer. And if I'm right, then even British do not desire to stay back here any longer. Not just Nehru. The entire Congress Working Committee is dead against the concept of two constituent assemblies and two separate constitutions. In that case, they must agree to partition and for the creation of two nations. Because the only way I can agree to one union of India is if Congress agrees to two groups, as proposed by me. बापू, वर्किंग कमेटी ने जिन्ना साहब की ग्रुपिंग्स की तजवीज के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया है। The Congress Working Committee agree that the groupings will hinder the concept of a united India and rejects any such demands put by external pressures which will hinder the working of any body constituted to decide the future of an independent country. There should be a sovereign body for the purpose of drafting the constitution, and it must be unhindered by any external authority. ये है हमारा दस्तावेज बाबू। हम अपने देश का बंटवारा कभी कबूल नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने हमारे साथ चाहे कुछ भी किया हो, उनके कैबिनेट मिशन ने अपना काम पूरा कर लिया है और अब उन्हें जल्दी है कि वो हमारी छाती से उतरें और जाएं। अब ये हम पर है कि हम कैसे अपनी इस दुखी अभागी धरती को सुखी और भाग्यशील बनाएं। कुल मिलाकर कैबिनेट मिशन असफल हो चुका था, मगर वो खाली हाथ वापस भी नहीं जाना चाहते थे। सो दोबारा एक बार मिलने और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और एक महीने की मशक्कत के बाद 16 जून को एक